गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप तुम लोग भी अपने घर पे अच्छे होगे। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक का भी अपलोड करेंगे। तो ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म 11th का पार्ट है, लेकिन कुछ आइसोमेरिज्म जो ऑप्टिकल है वे 12th का है। तो आइसोमेरिज्म टर्म क्या है? आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म टर्म was given by बर्जीलियस। ये टर्म लोगों को समझाए थे बर्जीलियस। अकरेंस मीन्स पाया जाना। अकरेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड फ्रॉम ए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जैसा कि C2H6O, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम 2 कंपाउंड पाया जाना चाहिए, 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। डाइमिथाइल इथाइल अल्कोहल, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। एक है ईथर और दूसरा है अल्कोहल, लेकिन दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है, मीन्स सिंगल है, एक ही है। इसलिए ये आपस में कहलाएगा आइसोमर्स। और ये जो शो करने का प्रक्रिया है, इसको ही नाम रख दिया गया आइसोमेरिज्म। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम 2 कंपाउंड बनाना, यह आइसोमेरिज्म कहलाता है। और वे जो कंपाउंड आपस में बनता है उसको आइसोमर्स के नाम से जानेंगे। C5H12, इसको हम किस नाम से जानेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यदि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से एटलीस्ट 2 कंपाउंड अरेंज कर लेते हैं तो समझेंगे ये आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन शो करेगा। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन अभी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो और ये कितने बॉन्ड बना सकता है? तो 3 हाइड्रोजन रख दिया। ये देखें जो कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 2 अभी बनाया हुआ है। और हम जानते हैं जो एक कार्बन हमेशा जो है सो 4 बॉन्ड बनाता है,
इसलिए यहाँ पे ये 2 और बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन। अगेन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो एक स्ट्रक्चर ये बना, इसको हम IUPAC नेमिंग करें तो ये पेंटेन के नाम से जाना जाता है। कार्बन 5 है यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन काउंटिंग करें आप लोग तो 5 मिलेगा। IUPAC नेमिंग किसी टर्मिनल से स्टार्ट किया जाता है, पेरेंट चेन सर्च किया जाता है, क्या इससे और कंपाउंड बन सकता है कि नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको कार्बन का नंबर इतना ही होना चाहिए, हाइड्रोजन का नंबर इतना ही होना चाहिए। ये सभी का सभी कंपाउंड्स एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से अरेंज किया गया, इसलिए ये सभी आपस में क्या होगा, आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को 2 भाग में क्लासिफाई कर दिया गया। एक को कहा गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहा गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम कह सकते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इस स्टीरियो के अंदर बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इससे स्ट्रक्चरल के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म हम लोग इतने भाग में क्लासिफाई करके बात करेंगे। इसमें से जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये भी देख लें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, और आइसोमर्स का मतलब क्या समझे हम लोग, तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन अलग अलग कंपाउंड। तो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ देयर एटम्स in a molecule but different spatial arrangement is called स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो CH3H दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड बिटवीन टू एटम सिमिलर है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? क्योंकि आइसोमर है तो निश्चित रूप से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पहले सेम होना ही चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो मिला हमको वे C4 हाइड्रोजन देखें कितना है, तो 3 3 6 2 8 दोनों में सेम है। यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोजन और CH3 अटैच्ड है। यहाँ भी जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन और CH3 है। सेम सिचुएशन देखें जो इसमें भी है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो इस CH3 के बीच यदि हम बात करें तो डिस्टेंस मान लें L1 है, तो यहाँ जो CH3 है इस दोनों के बीच L2 है। तो ये दोनों का दोनों क्या स्पेस में, लेंथ में जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या सेम होगा? L1 और L2 क्या इक्वल होगा? तो जवाब होना चाहिए जो नहीं, क्योंकि ये सिंपली आपको देखने से ही पता चल रहा है जो L1 और L2 बराबर नहीं होगा। तो एक वैसा अरेंजमेंट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन एटम का सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग का सीक्वेंस है वे तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है? अलग है। इसलिए आपस में ये एक दूसरे को किस नाम से जानेंगे हम? तो स्टीरियो आइसोमर के नाम से जानेंगे। एक अदर एग्जांपल भी देखते हैं। इस दोनों को हम लोग देखें जो किस तरह से अरेंजमेंट है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से CH3, Cl, OH और H
बॉन्डेड है। यहाँ भी सेम वही एटम है, बॉन्डिंग का सीक्वेंस भी वही है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखें आप CH3 राइट साइड है, लेकिन इस फिगर में देखें जो CH3 लेफ्ट साइड है, तो सिर्फ स्पेस का ही डिफर है। इसलिए ये आपस में किस नाम से जाना जाएगा? स्टीरियो आइसोमर के नाम से जाना जाएगा या स्पेस आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो क्या समझे, जैसे ही स्टीरियो आइसोमर कहा जाए तो सिर्फ हम लोगों को इतना ही समझना है, जो बॉन्डिंग सीक्वेंस में किसी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ एटम हो या ग्रुप हो उसके अरेंजमेंट में डिफर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म का बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निश्चित रूप से क्या होगा? सेम होगा, बट डिफर इन सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ देयर एटम इन ए मॉलिक्यूल। C4H8 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि बॉन्डिंग सीक्वेंस में ही क्या हो गया? डिफर हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन यहां जो बॉन्डिंग है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से वन हाइड्रोजन। तो ये आपस में किस नाम से जाना जाएगा? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। अभी ये एक दूसरे का ऑर्थोपोजिशन, ये एक दूसरे का मेटा पोजीशन, और ये पारा पोजीशन। तो आपस में ये सभी का सभी एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो उम्मीद है जो आप लोग ये आइसोमर समझ गए होंगे, जो आइसोमर का कॉन्सेप्ट क्या है पॉइंट आइसोमेरिज्म। अब हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में क्या देखिए, जो ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, ये तो स्टेरियो आइसोमर्स है। तो स्टेरियो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमेरिज्म कोई भी हो ये पॉइंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आइडेंटिकल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट इसका मतलब ये नहीं कह सकते जो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वे सभी का सभी ऑप्टिकल आइसोमर का सेम होगा। मोस्ट लगाया गया, यानी कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आगे चल करके जो डिफर भी होगा, बट डिफर इन देयर नेचर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बट डिफर इन देयर नेचर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर and the phenomenon is called optical isomerism.
तो जैसे ही आइसोमेरिज्म कहा जाए तो दो टाइप का देखें, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्टेरियो। स्टेरियो के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पॉइंट मिला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑप्टिकल आइसोमर का सेम है, सिर्फ जो मेन डिफरेंस है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पॉइंट है जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसका सोर्स क्या है। टर्म यूज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टर्म यूज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट light which is vibrate in all possible direction is called ordinary light। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वैसा लाइट जो ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करे उसको हम कह देंगे ऑर्डिनरी लाइट। एग्जाम्पल, सनलाइट, ट्यूबलाइट, एटीसी, ये ऑर्डिनरी लाइट है। दूसरा टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ना कह करके हम पोलर भी कहते हैं। When ordinary light is passing through Nicol prism, then PPL is यदि ऑर्डिनरी लाइट को कहां से हम पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म। जिस तरह से नाम सुने होंगे कभी न कभी आप लोग प्रिज्म, लेकिन यहां एक न्यू टर्म मिला, निकोल प्रिज्म। यदि हम निकोल प्रिज्म से ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बंद करो। ये ऑर्डिनरी लाइट है, इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करा रहे हैं निकोल प्रिज्म से। इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, कैल्साइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। यदि ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से तो हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। और इस लाइट में क्या खासियत है, जो ओनली वन प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है। यहां देखें
जो और पॉसिबल प्लेन में ये वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं, या पोलर पोलराइज्ड भी कहते हैं। पोलर पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पीपीएल। यदि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास कराने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, लेकिन यहां बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन। जैसे ही इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन से होके पास कराएंगे तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? ये हम देख रहे हैं जो जिस प्लेन में लाइट को भेजा जा रहा है वैसा ही प्लेन है। इसका मतलब इस लाइट में किसी टाइप का रोटेशन नहीं हुआ, नो रोटेशन। और यदि रोटेशन ना हो तो कह देंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ऐसा हो सकता है, ये नहीं तो यही कंपाउंड, फिर मतलब हम कोई दूसरा कंपाउंड लेंगे, लेकिन फिर आप समझे इसी में ऐसा हो सकता है। जो रोटेशन हमको मिले क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में, ये जो रोटेशन दिखाया गया वे क्लॉकवाइज। रोटेशन, और यदि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो कह देंगे ये जो मेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ये न कह करके हम लोग जो देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, कह देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या इतना बड़ा न लिख करके सिर्फ आप लिख लें स्मॉल डी, या नहीं तो पॉजिटिव। अगेन अब क्या हो सकता है? एक तो आप देखें जो किसी टाइप का कोई रोटेशन नहीं है, दूसरा क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। तो ऐसा भी तो नेचर में हो सकता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो लिया गया कंपाउंड है, इसको कह देंगे लेवो रोटेटरी कंपाउंड। ये ना कह करके एल, या नहीं तो माइनस। तो क्या समझे, नेचर में कितने टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है? 3 टाइप का। एक वैसा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यदि हम पीपीएल को पास करा दें
तो लाइट में किसी टाइप का कोई बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा क्या हम लोग समझें, जो वैसा होगा जो हमको मिलेगा क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक वैसा होगा जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये कंपाउंड दो टाइप का हो सकता है। ये दोनों का दोनों, ये जो दोनों देख रहे हैं, इस दोनों को हम कह देंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये तो देख रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के द्वारा। तो भाग में क्लासिफाई किया, एक को कह दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव और दूसरे का नाम रख दिया ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तब कहेंगे जब किसी कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वे पीपीएल को रोटेट न कर पाए। ऑप्टिकली एक्टिव उस समय कहेंगे जब वे कंपाउंड के सॉल्यूशन को क्या कर दे, पीपीएल को रोटेट कर दे। यानी ऑप्टिकली एक्टिव उस समय कहलाएगा जब कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन दे और उस सॉल्यूशन के द्वारा लाइट का रोटेशन हुआ है। इस ऑप्टिकली एक्टिव में दो देखे हैं हम लोग, एक का नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे का नाम लेवो रोटेटरी। तो आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन दे दिए आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके साथ ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का, उसके लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। एक बार देखने से तो पता चलेगा नहीं, अभी आप लोगों के पास भी समय है, इसलिए इस वीडियो को कई बार देखें। आप ये न टेंशन लें जो 12th का कैसा होगा, और जिस तरह से अभी टीवी के द्वारा खबर चलाया जा रहा है, तो उम्मीद है जो लॉकडाउन जल्दी ही खत्म होने वाला है, हम लोग जल्दी ही फेस टू फेस मिलेंगे, और फिर उसमें जो आपको जहाँ कहीं भी अभी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा वे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक नंबर जो व्हाट्सएप के लिए एक नंबर हम लिखाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ भी ऑफिशियल जानकारी लेना हो या इस नंबर को आप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें, आपको असाइनमेंट इसी नंबर पे दिया जाएगा। और भी कुछ जानकारी लेना हो तो इस नंबर को